तो कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो पुराना टॉपिक छूटा हुआ था उसी को हम लोग आगे आज कैरी ऑन करेंगे। #3 में आपने देखा होगा जो वीडियो, उसमें हम लोगों का फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन रह गया था। उसमें हम लोगों ने जो बेटा पढ़ा हुआ था उसमें हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग जानेंगे फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फिजियोलॉजी में बेटा आपके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इंजेशन में आप जानते होंगे कि भाई देखिए, हम लोगों के पास मुंह है, हम लोगों के पास हाथ है, तो मतलब हम लोग हाथ से खाना उठाएंगे और हाथ से खाना खा लेंगे। ठीक है, तो इंजेशन में सिंपल सी यही प्रोसेस होती है। जो हम लोगों का बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैंड से खाने को पिक करके हम लोग आसानी से खाने को इंजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंजेशन में सिंपल सी एक प्रोसेस है। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं ओमनीवोरस। क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ओमनीवोरस। और ये होलोजोइक होते हैं। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना अपने हाथों से खुद इंजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग बेटा अब हम लोग एक और प्रोसेस देखेंगे। इसमें सेकंड स्टेप है हम लोगों का डाइजेशन। कौन सा स्टेप है? डाइजेशन। डाइजेशन में सिंपली हमारा जो स्टार्ट होता है ये बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, यानी ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खत्म होता है। कहां पे? इंटेस्टाइन कह सकते हो या स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हो। तो जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और कहां तक चल के जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से चल के नहीं जाता है। ये मतलब कहने का ये है कि यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जाके एंड होगा। ठीक है, तो डाइजेशन जो होता है बेटा ये बक्कल कैविटी में कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग किसी भी फूड को देखते हैं तो उसको देखने से हमारे माउथ में वाटरिंग होती है, जिससे हमारे अंदर उस फूड के लिए इंटरेस्ट जागता है कि हाँ उसे हमें खाना है। ठीक है, तो किसी भी फूड को, अगर आपका कोई फेवरेट फूड है उसको भी आप देखेंगे तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट आएगा, आपके मुंह माउथ में वाटरिंग होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते राल भी चू जाती है उसमें। ठीक है, तो आपका वाटरिंग करके सलाइवा, उसको हम लोग कहते क्या है? सलाइवा। क्या कहते हैं? सलाइवा। सलाइवा नॉट अ थलाइवा। ठीक है, रजनीकांत का फैन मत बन जाइएगा, ये सलाइवा है। ठीक है, तो बेटा जो सलाइवा होता है उसमें आपके एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम है बेटा? सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, तो बेटा जो सैलिवरी एमाइलेज होता है ये बेसिकली आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? ये आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और किसमें कन्वर्ट करता है? मैल्टोज में। किसमें कन्वर्ट करता है? मैल्टोज में। ठीक है बेटा, तो आपका एक कौन सा एंजाइम होता है, उस एंजाइम को क्या नाम है? सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सैलिवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, इसी के साथ एक और होता है टाइलिन। इसको हम लोग पढ़ देते हैं पटाइलिन। पटाइलिन नहीं है, क्या है ये? टाइलिन है। ठीक है बेटा, तो टाइलिन होता है और आपका सैलिवरी एमाइलेज होता है। दो एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो सैलिवरी एमाइलेज जो होता है बेटा ये स्टार्च को मैल्टोज में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लेकिन आप सबसे पहले ये जान लो कि हम इसको बार बार एक वर्ड बोल रहे हैं, एंजाइम। क्या बोल रहे हैं बेटा? वर्ड एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एंजाइम जो होता है बेटा दो तरीके से काम करता है। ये एक बायो केमिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। दूसरा जो एंजाइम है बेटा ये आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा सिंपलेस्ट मटेरियल में। किसमें ब्रेक करेगा? सिंपलेस्ट मटेरियल में। ठीक है, तो एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो बायोकेमिकल कैटलिस्ट, मतलब हमारे सेल्स में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं
उनकी स्पीड को बढ़ाने और घटाने का काम जो होता है बेटा वो एंजाइम का होता है, ठीक है। और दूसरा काम ये डाइजेशन में करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम इनका होता है। तो आप देखो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैल्टोज में, ठीक है। तो ये कौन करता है, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि हमारे बक्कल कैविटी में होता है। और इसका जो बेटा पीएच होता है वो होता है 6.8। क्या होता है पीएच, 6.8 इसका पीएच होता है। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो आपका जो बेटा 7 पॉइंट होता है इसको न्यूट्रल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल। अगर 7 के ऊपर जाते हैं तो ये बेसिक मीडियम होता जाता है, अल्कलाइन मीडियम होता जाता है। और 7 के जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं ये कैसा मीडियम होता जाता है, एसिडिक होता जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो पीएच है वो कितना है, 6.8। इसका मतलब ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो जो ये पीएच होता है इसका 6.8 होता है। तो ये स्टार्च को मैल्टोज में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी बात, ये हो गई हमारे माउथ की बात। तो माउथ में इस तरीके से क्या होता है आपका, क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। तो डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो गई है। तो माउथ में क्या हुआ इसको हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग बात करेंगे स्टमक की। किसकी बात करेंगे बेटा, स्टमक की। तो स्टमक में जो डाइजेशन होती है वो कैसे होती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो बेटा स्टमक के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। स्टमक की जो बेटा इनर लाइनिंग होती है, कौन सी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो बेटा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये आपके कुछ जूसेस रिलीज करते हैं। उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है बेटा। और इस गैस्ट्रिक जूस में आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा है, HCl। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, म्यूकस। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, एंजाइम पेप्सिन, ठीक है बेटा। तो टोटल आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक जूस सिक्रीट होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उस जूस में आपके 3 मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, एंजाइम पेप्सिन, ठीक है बेटा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या जानेंगे, म्यूकस का काम। और बेटा एक चीज और जान लीजिए, आपके HCl, म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन के साथ साथ एक मटेरियल और होता है जिसको हम लोग जानते हैं रेनिन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, रेनिन। क्या बोलते हैं बेटा, रेनिन। बट ये ह्यूमंस के स्टमक में नहीं होता है, ये अनदर एनिमल्स में होता है रेनिन। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो म्यूकस का काम है, म्यूकस का क्या काम है, पहले म्यूकस का काम हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो म्यूकस का सिंपल सा काम है स्टमक को ल्यूब्रिकेट करना। क्या करना बेटा, ये म्यूकस जो होता है ल्यूब्रिकेट द फूड एंड ये ल्यूब्रिकेट करता है फूड को। किसको ल्यूब्रिकेट करता है, फूड को। एंड प्रोटेक्ट्स, किसको बेटा प्रोटेक्ट करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl। किससे प्रोटेक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे प्रोटेक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। तो जो म्यूकस होता है, म्यूकस आपके लुब्रिकेट करता है, किसको लुब्रिकेट करता है, फूड को। और हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट किससे प्रोटेक्ट करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बेटा अब हम लोग जानेंगे पेप्सिन का काम। पेप्सिन का क्या काम है, देख लीजिए। पेप्सिन
जो है बेटा ये आपका ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, ठीक है। किसको ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा किसकी प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है? पेप्सिन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन किसमें करेगा? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। किसमें? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। किसमें बेटा? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो प्रोटीन जो होता है हमारे स्टमक में उसको आपका कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको पेप्सिन का काम क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे बेटा लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है बेटा? लाइपेज एंजाइम जो है बेटा ये आपके फैट को, किसको बेटा? फैट को, फैट में जो आपके लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट होते हैं, इसको ये कन्वर्ट करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में। मतलब ये फैट को ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ेगा बेटा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो लाइपेज एंजाइम जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। किसमें तोड़ेगा बेटा? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, ठीक है। अब हमने एक बात की थी रेनिन की। किसकी बात की थी? रेनिन की। तो आपने सुना होगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो मिल्क से जब हम लोग कर्ड बनाते हैं तो बेटा उसमें रेनिन का यूज होता है। किसका यूज होता है? रेनिन एंजाइम का यूज होता है। और रेनिन एंजाइम जो होते हैं वो ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, वो कैटल्स में पाए जाते हैं। रेनिन एंजाइम किस में पाए जाते हैं बेटा? कैटल्स में। किस में पाए जाते हैं? कैटल्स में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेनिन कहां पाए जाते हैं। तो बेटा माउथ से स्टार्ट हुआ था, माउथ में था सलाइवा, सलाइवा में थे सेलेवरी एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज जो थे उन्होंने ब्रेक डाउन किया स्टार्च को मैल्टोज में, उनका पीएच जो होता है 6.8, ठीक है। अब उसके बाद फूड हमारा स्टमक में आया था। स्टमक में आया तो स्टमक में इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि एक जूस रिलीज करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है? एचसीएल, म्यूकस, एंजाइम पेप्सिन। म्यूकस का क्या काम है? ये फूड को ल्यूब्रिकेट करेगा और इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। किससे? स्टमक से। स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा एचसीएल से, ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। बट हम लोगों ने तो म्यूकस पढ़ लिया क्या काम करता है, एंजाइम पेप्सिन पढ़ लिया क्या काम करता है। अब हम लोग देखेंगे बेटा HCl के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला फंक्शन है इट किल्स जर्म्स। तो बेटा ये जर्म्स को किल करता है, जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं फूड के साथ। दूसरा, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये हमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन सा मीडियम बेटा? एसिडिक मीडियम। थर्ड क्या करता है? ये फूड को सोलो करता है, फूड को फुलाने का काम करता है। जब इसमें फूड जाता है तो फूड को सोलोइंग का काम आपका इसी का होता है, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और बेटा ये एसिडिक मीडियम इसने प्रोवाइड किया और ये साथ ही साथ एंजाइम पेप्सिन को, किसको बेटा? एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो हमारे HCl का क्या काम है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जर्म्स को किल करता है, ये आपके एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, फूड को सोलोइंग करता है एंड ये एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है? प्रोटीन को प्रोटियोजेस में एंड पेप्टोन्स में क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा बेटा? ब्रेक डाउन। इसके बाद आपका आता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा फूड जो है बेटा वो पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचेगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन हमारी कहां हो गई? पहले माउथ में हो गई डाइजेशन, फिर हमने कहां पढ़ ली?
स्टमक में पढ़ ली। अब हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पढ़ेंगे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दरअसल क्या होता है, हमारा एक होता है ड्यूडेनम, ऐसे सी शेप का होता है। ठीक है, ये सी शेप का ड्यूडेनम जो है ऊपर के स्टमक को नीचे के स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इधर साइड होती है बेटा पेनक्रियाज, क्या होती है, इधर साइड पेनक्रियाज, और आपको पता होगा इधर लीवर होता है और छोटा सा गॉल ब्लैडर होता है। तो इसकी गॉल ब्लैडर की डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों की दोनों इस ड्यूडेनम में आके ओपन होती है। तो इससे निकलेगा पेनक्रियाटिक जूस, इससे निकलेगा बाइल जूस, और ये दोनों जूस एक साथ कहां पे प्रेजेंट हो जाएंगे, मिल जाएंगे ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से ये चले जाएंगे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है बेटा, तो आपका ड्यूडेनम जो है सी शेप का होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों के दोनों जूसेस आपके पहुंच जाते हैं। बाइल जूस भी पहुंच जाता है और साथ ही साथ आपका कौन सा जूस पहुंच जाता है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कौन कौन से जूसेस आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप देखिए कि हमारा फूड जो था वो HCl एसिडिक मीडियम से होकर इंटेस्टाइन में एंटर किया था। कैसे मीडियम से होकर, एसिडिक मीडियम से होकर कहां आया था, इंटेस्टाइन में। तो बेटा जब यहाँ पे फूड आएगा तो आपने देखा एक आपका दो जूसेस रिलीज हुए, एक बाइल जूस रिलीज हुआ और एक कौन सा जूस रिलीज हुआ, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो बेटा जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं तो उसमें जो बाइल जूस है वो इस एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट कर देगा एल्कलाइन मीडियम में। कौन सा मीडियम प्रोवाइड कर देगा, एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम में आपका फूड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, बाइल जूस के द्वारा। ठीक है, और दूसरा काम क्या करेगा बाइल जूस, दूसरा काम क्या करेगा, बाइल जूस का पहला काम क्या था, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा काम क्या करेगा, ये भी फैट को इमल्सिफाई करेगा। क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई। इमल्सिफिकेशन का मतलब यही होता है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना को बेटा हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए जो बाइल जूस है वो नॉन एंजाइमेटिक है। नॉन एंजाइमेटिक मतलब इसमें एंजाइम्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बिना एंजाइम के ये जूस जो होता है ये आपके फूड को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट converted into a small fat globules। ठीक है बेटा, तो किसमें कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्जन हो रहा है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, बाइल जूस। क्या हो गया बेटा, बाइल जूस। तो बाइल जूस जो होता है कोई भी केमिकल एक्शन नहीं करता है। केमिकल एक्शन क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो बाइल जूस की बात हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, पेनक्रियाटिक जूस की। कौन से जूस, पेनक्रियाटिक जूस। और आपको पता होगा पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो आपका पेनक्रियास से रिलीज होता है और उसमें टोटल 3 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं बेटा, 3। पहला एंजाइम कौन सा होता है, पहला होता है ट्रिप्सिन। कौन सा होता है बेटा, ट्रिप्सिन। एक होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। कौन सा है बेटा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और एक आपका कौन सा है, जल्दी से बताइए कौन कौन से, एक है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा है कौन सा है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और कौन सा है, एक लाइपेज। ठीक है, कौन सा बेटा, लाइपेज। तो आपके ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। तो टोटल ये एंजाइम है आपके पेनक्रियाटिक जूस के। ठीक है, कौन कौन सा, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। इसको आप पेनक्रियाटिक लाइपेज कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि लाइपेज एक बार पहले भी रिलीज हो चुका है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, पेनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, चलिए
तो पेनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया, और बेटा क्या हो गया, ट्रिप्सिन। तो ये बार इसको आप रिपीट कर लीजिए। उसके बाद बेटा आपका क्या आएगा, आपका आएगा इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा जूस आएगा, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है बेटा, तो आपका पहला कौन सा जूस आया था, बाइल जूस। फिर कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाटिक जूस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपके इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करेगा। कौन से जूस को सिक्रीट करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। और इसमें आपका होता है पहला कौन सा एंजाइम, इंटेस्टाइनल एमाइलेज। कौन सा होता है, इंटेस्टाइनल एमाइलेज एंजाइम होता है। दूसरा कौन सा एंजाइम होता है बेटा, दूसरा होता है मैल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, मैल्टेज, थर्ड सुक्रेज, अनदर वन फोर्थ लाइपेज। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस में भी आपके होते हैं जो कि बेटा ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो होता क्या, लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में मैल्टोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 ग्लूकोज में। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो भी कौन से एंजाइम के द्वारा, मैल्टेज एंजाइम के द्वारा। तो मैल्टोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है मैल्टेज एंजाइम के द्वारा। अब आपको पता है फैट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फैट को लाइपेज के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किस में कन्वर्ट किया जाएगा बेटा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट बेटा लैक्टोज, लैक्टोज को भी ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, बट लैक्टोज को किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, लैक्टोज को जो होता है बेटा, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टोज को ब्रेक कर दिया जाता है। तो किसमें ब्रेक किया जाता है, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। किसमें ब्रेक किया जाएगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम किसमें ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टेज में। ठीक है, और आपका बेटा एक और है सुक्रोज। ठीक है, कौन सा है बेटा, सुक्रोज। तो सुक्रोज को भी ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है बेटा, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो सुक्रोज को कौन करता है, कौन सा एंजाइम, सुक्रेज। क्या है, सुक्रेज। क्या है बेटा, सुक्रेज। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में जैसे ही हमारा फूड एंटर हुआ, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ दिया गया, मैल्टोज को 2 ग्लूकोज में मैल्टेज की प्रेजेंट में तोड़ दिया गया, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर दिया गया, लैक्टोज को लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे हमारे फूड में, वो सारे के सारे आपके ब्रेक डाउन हो चुके हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, सब ब्रेक डाउन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन। क्या करना है बेटा, जितने भी न्यूट्रिशन हमको न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिलेंगे उन्हें हमें एब्जॉर्ब करना है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, हम लोगों ने माउथ स्टार्ट किया था। माउथ में क्या पढ़ा था, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है उसमें आपका सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि आपका किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्टमक। स्टमक में हम लोगों ने पढ़ा था पेनक्रियाटिक जूस के बारे में, और पेनक्रियाटिक जूस में आपने पढ़ा था 3 एंजाइम थे। कौन कौन से, HCl, म्यूकस एंड एंजाइम पेप्सिन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके इंटेस्टाइनल जूस आया था, पेनक्रियाटिक जूस आया था, और कौन सा आया था बेटा, बाइल जूस। बाइल जूस आपका लीवर से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से सिक्रीट होगा, और इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन से सिक्रीट होगा। और ये तीनों जूसेस का फंक्शन, बाइल नॉन एंजाइमेटिक होता है, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। पेनक्रियाटिक जूस में 3 होते हैं, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल एमाइलेज, मैल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, और इन सब का काम क्या है, ट्रिप्सिन का आपका काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा,
लाइपेज क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा। तो सारे एंजाइम्स का वर्क यहाँ पे आपका शो कर दिया गया है, कौन किसको किसमें कन्वर्ट करेगा। और लास्ट में जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो नेक्स्ट हमारा आएगा थर्ड स्टेप, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आपने इतना समझ लिया, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बेटा क्या देखेंगे, डाइजेशन के बाद हमारी जो थर्ड स्टेप है वो आती है आपकी एब्जॉर्प्शन। क्या आती है बेटा, एब्जॉर्प्शन। तो बेटा जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन में आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें आपका विलाई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, विलाई। और इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जाकर देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे माइक्रो विलाई मिलेंगे। क्या मिलेंगे, माइक्रो विलाई मिलेंगे। ठीक है बेटा, और ये क्या है, विलाई। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो तो ये आपको किसमें दिखेंगे, माइक्रो विलाई में भी दिखेंगे। और साथ ही साथ बेटा इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के साथ साथ ही, तो ब्लड वेसल हो गई आपकी, कौन सी वेसल हो गई, ब्लड। और ब्लड वेसल के साथ साथ कौन सी एक और वेसल प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल। तो लिम्फ के बारे में भी हम लोग ब्रीफ स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल जान लेते हैं कि ब्लड वेसल क्या होती है, लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करती है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में यूज होती है। लिम्फ वेसल लिम्फ को कैरी करती है, ये भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में यूज होती है। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम आपको पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा ब्लड वेसल्स तीन तरीके की होती है। एक होती है वेन, एक होती है आर्टरी। कौन सी होती है बेटा, आर्टरी। और एक होती है कैपिलरीज। क्या होती है, कैपिलरी। ठीक है, तो ये तीन होती हैं। आर्टरी जो होती है वो आपकी थिक होती है। आर्टरी जो होती है उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। इसको बोलते हैं ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। जो अंदर गड्ढा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, छेद, इसको ल्यूमेन कहते हैं। तो इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक। और वेन्स जो होती है बेटा उसका जो ल्यूमेन होता है वो वाइडर होता है, उसकी वॉल होती है थिन बेटा। बट लेकिन हम लोग कैपिलरी की बात करेंगे। जब हमारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में, तो इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो विलाई है वो विलाई क्या करेंगी, इन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगी, आसानी से आपका एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर पार्ट जो पूरे के पूरे पार्ट में फैला हुआ है, सरफेस एरिया में कवर करके रखे स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो कौन है, विलाई। कौन है बेटा, विलाई। तो विलाई के फंक्शंस आपको समझ में आ गए। और विलाई में क्या प्रेजेंट होता है, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। इसमें होती है ब्लड कैपिलरीज और वही एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब कैपिलरीज कैसे बनती है, मान लीजिए ये आर्टरी है और आर्टरी आके आगे ब्रेक हो गई। क्या हो गई, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गई। ये आई वेन, ये आर्टरी और ये वेन। वेन आई, वेन भी आगे आके छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ये इन दोनों से मिलकर क्या बन गई हमारी, कैपिलरी। क्या बन गई बेटा, कैपिलरी। और यही हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन का कारण बनती है। ठीक है, तो ये हमारे फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो यहां तक हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस, जब हमारा फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा, लिम्फ में चला जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट। तो बेटा फोर्थ प्रोसेस जो होती है वो होती है एसिमिलेशन। क्या होती है बेटा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में दरअसल क्या होता है कि इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है उससे हम लोग अपना न्यूट्रिशन गेन करके एनर्जी बनाएंगे, रेस्पिरेशन करेंगे सेल में, और एनर्जी गेन करने के बाद हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं, उन जो बॉडी हमारे जो एक्टिविटीज है, लाइफ एक्टिविटीज है, उनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से मिलेगी आपको, एसिमिलेशन से। कहां से मिलेगी बेटा, एसिमिलेशन से। ठीक है, तो एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं और उसका फिर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, और उससे एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, लास्ट प्रोसेस आती है बेटा इजेशन। क्या आती है बेटा, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक पार्ट है इजेशन। इजेशन में बेटा क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें ज्यादातर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड में हमारा वाटर बचता है, एक्सेस ऑफ वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है वो फीसिस के फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, बॉडी से एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इजेशन। क्या कहते हैं बेटा, इजेशन। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने पूरा न्यूट्रिशन यहाँ पे कवर कर लिया है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था कि मैं विटामिन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग एक टॉपिक डालेंगे विटामिन और उनके कुछ डिफरेंस लिखेंगे और उनको जानेंगे। तो पहला विटामिन है बेटा विटामिन ए। कौन सा विटामिन है, विटामिन ए जो है बेटा, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस के कारण बनता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो सकती है। ठीक है बेटा, कौन सी बीमारी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होगा उसे डिम लाइट में या अंधेरे में उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा नेक्स्ट विटामिन जो आता है बेटा वो है थायमाइन, जिसको हम लोग विटामिन B1 कहते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन B1, इसका नाम है थायमाइन। क्या नाम है बेटा, थायमाइन। थायमाइन जो है इसका नेम है, इससे बेरी बेरी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 यानी थायमाइन की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, बेरी बेरी बीमारी हो जाएगी। और बेरी बेरी बीमारी में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट, मसल्स और नर्व्स, हार्ट बीट और हमारी जो मसल्स है, जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। मतलब आपकी हार्ट बीट भी कम रिड्यूस हो जाएगी, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, आपका नर्वस सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हुई तो आपको डिजीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा नायसिन, जिसको हम लोग विटामिन B3 कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नायसिन। इसको बोलते हैं विटामिन B3। तो क्या बोलते हैं बेटा, विटामिन B3। इसकी वजह से आपको एक बीमारी हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पेलाग्रा। क्या बोलते हैं, पेलाग्रा। क्या बोलते हैं, पेलाग्रा। पेलाग्रा बेटा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी टंग और आपकी स्किन पे स्केल्स बन जाती है, स्केलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, स्केलिंग। टंग और स्किन में आपके क्या आ जाएगी बेटा, स्केलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइसिन। क्या बोलते हैं बेटा, नाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन सी, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम है विटामिन सी। ठीक है, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं बेटा, स्कर्वी। क्या बोलती है बीमारी को, स्कर्वी बीमारी जो होती है, इसमें गम्स में ब्लीडिंग आ जाती है और साथ ही साथ आपके स्किन पर कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, आपके माउथ में ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, गम्स में क्या हो जाती है, गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है और आपके साथ साथ में स्किन पे क्या पड़ सकते हैं, स्पॉट्स। स्पॉट्स ऑन स्किन, आपके स्किन पर कुछ स्पॉट्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये कौन सा है, विटामिन सी, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्सीफेरॉल। कौन सा है, फिफ्थ विटामिन, कैल्सीफेरॉल। ठीक है बेटा, इस कैल्सीफेरॉल को हम लोग विटामिन डी के नाम से जानते हैं। कौन सा विटामिन है बेटा, विटामिन डी। ठीक है, इसकी कमी से जो होता है बेटा, इसकी कमी से आपको रिकेट्स होती है। कौन सी, जो रिकेट्स की बीमारी होती है बच्चों में। कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। ये ज्यादातर बच्चों में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे बोन्स होती हैं लेग्स की, वो बेंड हो जाती हैं। जो उंगलियां होती हैं बेंड्स, वो क्या हो जाती है, बेंड्स हो जाती है अपने आप। ठीक है बेटा, तो आपको विटामिन समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर